नमस्कार साथियों, सीवीएल में आपका स्वागत है। मैं हूं सीएम पटेल और आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी के प्री मेंस एग्ज़ाम जो होते हैं, मतलब 3 चरणों में जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कैसे एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस होता है, कितने नंबर का होता है, कितना पासिंग मार्क होता है। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो सेकंड स्टेज है मेंस, उसमें कितने पेपर होते हैं और पेपर जो हमारे हैं वो कौन कौन सब्जेक्ट उनमें उनके अंतर्गत आते हैं, वो कितने नंबर के होते हैं। फिर हम बात करेंगे इंटरव्यू पर और फिर चर्चा करेंगे कि कौन से नंबर आपकी मेरिट में जुड़ते हैं। तो इन सारे आयों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सिलेबस है वो हमें कवर कहाँ से करना है, कौन कौन सी बुक हमें इसके लिए पढ़ना होगा। तो जो बेसिक जानकारी होती है सारी, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है, जो 3 चरणों में होती है, प्री मेंस इंटरव्यू या जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, जो स्क्रूटनी होती है, फिर मुख्य परीक्षा होती है जिसका एग्ज़ाम रिटर्न या लिखित रूप में होता है, और तीसरा आपका जिसे व्यक्तित्व परीक्षण कहते हैं या साक्षात्कार कहते हैं, जो 3 चरणों में एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें प्रारंभिक जो परीक्षा होती है वो छँटनी के रूप में होती है और मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के जो अंक हैं दोनों को जोड़कर फिर मेरिट बनाई जाती है। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि जो प्रारंभिक परीक्षा है वो क्या होती, ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती। मतलब कोई प्रश्न रहेगा, कोई क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको विकल्प मिलते हैं। उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना पड़ता है कि 4 विकल्प में से कौन सा सही विकल्प है, उस सही विकल्प को आप चुनते हैं। ये जो होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। जब आप इसको पास कर लेते हैं, इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, तो दूसरा होता है मुख्य परीक्षा, इसे हम लिखित परीक्षा कहते हैं। ये सब्जेक्टिव होती है, इसमें क्वेश्चन आते हैं और यहाँ आपको जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, वो आपको बतानी होती है। आंसर राइटिंग में आपको दक्ष होना होता है। और फिर उसके बाद होता है आपका साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षण। तो इन दोनों के जो नंबर होते हैं, इन दोनों के नंबर को जोड़कर फिर मेरिट बनाई जाती है। फिर उसके हिसाब से आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो भी पोस्ट हैं वो उसके हिसाब से मिलती हैं। तो इन सारे प्रारंभिक परीक्षा को देखेंगे हम कि इसमें क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है। फिर मुख्य परीक्षा देखेंगे कितने पेपर होते हैं, क्या क्वालिफाइंग होता है, किसके आधार पर रैंकिंग बनती है। फिर इंटरव्यू देखते हैं, साथ ही देखेंगे कितने कितने नंबर के होते हैं। तो संपूर्ण जानकारी इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, एक GS1, एक GS2, मतलब सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट और सामान्य अध्ययन पेपर 2। दोनों 200 अंक के होते हैं। इस प्रकार हम बात करें, कुल अंक 400 नंबर का प्रीलिम्स का एग्जाम या प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम होता है। ठीक है, अवधि की बात करें हम कि ड्यूरेशन क्या होता है, तो 2-2 घंटे के, 2 घंटे का फर्स्ट पेपर होता है, 2 घंटे का सेकेंड पेपर होता है। अंग्रेजी हिंदी माध्यम में, आप किसी भी माध्यम में इसको दे सकते हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट जो है इसके आधार पर मेरिट बनती है, और सेकंड जो जिसे हम CSET बोलते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, या इसे एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, पेपर सेकंड भी इसे कहते हैं। ये क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर ऐड नहीं होते हैं। ये आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, 33% आप इसमें लाएंगे, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन जो मेरिट बनेगी वो फर्स्ट पेपर के आधार पर बनेगी। मतलब फर्स्ट पेपर कितने नंबर का है, 200 अंक का है। इन 200 अंक में से जो मेरिट बनेगी, जैसे मान लीजिए 120 भी कट ऑफ जाता है, 110 भी जाता है, कई बार 100 भी कट ऑफ जाता है, बस इसी में से आपका कट ऑफ बनेगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। लेकिन अगर आप इसको क्वालिफाइंग नहीं कर पाते हैं तो फिर सेकंड पेपर अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते, CSET क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो ये फर्स्ट वाला पेपर है वो चेक नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि जब इसमें 2 पेपर हैं प्रारंभिक परीक्षा में, तो दोनों पेपरों को सिलेबस क्या है, किससे संबंधित प्रश्न आएंगे, टॉपिक कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम पेपर फर्स्ट या GS फर्स्ट, जिसमें कौन कौन से जो टॉपिक हैं उसके सिलेबस में, उसके पाठ्यक्रम में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, है ना, जो करंट अफेयर है, जो समसामयिक घटनाएं हैं, वो इसके अंतर्गत इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो महत्वपूर्ण है, जो रेलिवेंस है या औचित्यपूर्ण है, प्रासंगिक जो करंट अफेयर है, वो यूपीएससी आपसे पूछना चाहती है। इसके बाद हम बात करें भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, हिस्ट्री से संबंधित इसमें प्रश्न आते हैं, एंसेंट है, मिडवल है, मॉडर्न है, ये सारे टॉपिक इसमें कवर होते हैं। इसके बाद भारतीय और विश्व भूगोल,
मतलब वर्ल्ड की ज्योग्राफी, वर्ल्ड का भूगोल और भारत का भूगोल, इसमें आपकी सोशल, फिजिकल दोनों प्रकार की ज्योग्राफी शामिल होती हैं। इसके बाद हम बात करें भारतीय राजनीति और शासन, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे संविधान, इसके बाद राजनीतिक व्यवस्था मतलब पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज जो आपकी पब्लिक पॉलिसी है, सार्वजनिक नीति है, जो आपके अधिकारों से संबंधित जो मुद्दे हैं कि जैसे महिलाओं के क्या अधिकार हैं, अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार हैं, वंचित वर्ग हैं उनके क्या अधिकार हैं, तो ये सारे एस्पेक्ट हम इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, डेमोग्राफी, जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि ये मुद्दे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं या अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। इसके अलावा पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन पर सामान्य जो मुद्दे हैं, और इसके अलावा जो जनरल साइंस है उससे क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि जो पार्ट होता है वो ट्रेडिशनल पार्ट भी हमें पढ़ना होता है और उसका जो करंट अफेयर है, जो अप्लाइड पार्ट है, वो दोनों हमें एस्पेक्ट, जैसे हम अगर संविधान की बात करें तो हम संविधान पढ़ेंगे तो जो बेसिक पार्ट है, बैरेक्ट है या जो बुक्स में, वो उसके अलावा जो गवर्नेंस वाला पार्ट है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और खासकर जब हम मेंस में जाते हैं तो गवर्नेंस से ज़्यादा अप्लाइड जो पोर्शन है उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सी सेट की हम बात करें कि जो सेकंड पेपर है, जैसे हम CSAT के नाम से जानते हैं, वो भी सेम 200 मार्क्स का होता है, बस इसमें क्वेश्चन की संख्या 80 होती है। 80 इंटू हर क्वेश्चन होता है 2.5 का, तो इस प्रकार 200 मार्क्स का होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है। इसमें बोधगम्यता, इसमें पैसेज दिए जाएंगे, उसके आधार पर आपको जवाब देना है, उनसे क्वेश्चन ढूंढकर। संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल, इंटरपर्सनल जो स्किल है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे बात करता है, उसके संबंध में जो भी नियम होते हैं, जो प्रक्रिया होती है, उनके संबंध में पढ़ा जाता है। तार्किक कौशल मतलब रीजनिंग और उसकी एनालिटिकल विश्लेषण करने की क्षमता, वो पढ़ते हैं। डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय क्षमता और समस्या समाधान, कोई समस्या है उस समस्या का समाधान कैसे आप लेंगे। उदाहरण के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और आपकी उस दिन बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण मीटिंग है, उस मीटिंग में पहुंचना आपके लिए ज़रूरी है, आप घर से ही उस दिन लेट निकले तो आपके पास एक्स्ट्रा समय नहीं है, लेकिन आपने देखा कि रास्ते में एक एक्सीडेंट की वजह से कोई व्यक्ति घायल पड़ा हुआ है, अब आप क्या करेंगे। तो उसमें आपको विकल्प दिए जाएंगे कि आप उस व्यक्ति को उठाएंगे, अस्पताल पहुंचाएंगे, दूसरा आप एम्बुलेंस को कॉल करेंगे और एम्बुलेंस के माध्यम से उसको कहाँ, हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, जैसे एम्बुलेंस आएगी एम्बुलेंस ले जाएगी और आप हॉस्पिटल के लिए निकल जाएंगे। तीसरा व्यक्ति से कहेंगे किसी से भाई इसको लेकर आप जाइए, और चौथा कुछ नहीं करेंगे। तो ये 4 विकल्प में से आपको सही विकल्प चुनना है। इसे बोलते हैं हम समस्या समाधान। निर्णय जो लेने की क्षमता है वो इस पर तय करेगी कि आप क्या निर्णय लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे देखते हैं हम। इसके अलावा आप देखें सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न आते हैं। अब रणनीति की बात करें हम कि इसके लिए रणनीति क्या है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि 200 अंक का होता है, 2 घंटे में होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का होता है, इसलिए इसका टोटल अंक कितने हो गए 200। और आप जानते हैं महत्वपूर्ण यही ज़्यादा होता है क्योंकि मेरिट इसी के आधार पर बनती है। अगर हम जो नकारात्मक अंक है, नेगेटिव मार्किंग, उसकी बात करें तो इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो 1/3 अंक आपके काट लिए जाते हैं, ठीक है। NCERT, इसके अलावा हमें जो कुछ अलग अलग सब्जेक्ट की महत्वपूर्ण बुक हैं वो हमें इसमें पढ़ना होता है। करंट अफेयर आपको डेली देखना पड़ता है, इसके लिए आप जो मैगजीन हैं, जो मासिक पत्रिकाएं हैं, उनका अध्ययन करना होता है। मैं आपको इनकी लिस्ट बता दूंगा और हमें सारा कवर करेंगे ही। पेपर सेकंड की हम बात करें तो ये 200 अंक का होता है, इसकी अवधि भी 2 घंटे होती है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, कितनी 1/3। इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, 2.5 नंबर का होगा, इस प्रकार 200 अंक का होता है। इसमें सिर्फ आपको 33% हैं वो क्वालिफाइंग नंबर लाने होते हैं, उतने आपको ज़रूरी हैं, इसके मेरिट में नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। इसमें आप देखें संख्याएं पढ़ते हैं, उससे संबंध है, क्रम, चार्ट, टेबल, डेटा, है ना, रीजनिंग, मैथ्स, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, ये सारे डिसीजन मेकिंग से संबंधित और जो समस्या समाधान है वो सारे टॉपिक आप इसमें पढ़ते हैं। अब देखिए हमने देखा कि हमारा जो UPSC का एग्ज़ाम है वो 3 चरणों में हो रहा है। तो पहले चरण में हमने बात की
कि सामान्यतः ये सिर्फ क्या है, स्क्रूटनी है, आपको आपकी योग्यता तय करनी कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, या मेंस देने लायक है नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग एग्जाम देते हैं। तो एक छांटने की प्रक्रिया है, स्क्रूटनी की प्रक्रिया है प्रीलिम्स, क्योंकि इसके नंबर आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। तो इसमें के बाद हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मेंस की, मतलब जब आपने प्री क्वालिफाई किया अब आप मेंस पढ़ेंगे। तो मेंस में आप देखेंगे कि पेपर 1 अनिवार्य भारतीय भाषा का आपको निकालना होता है। कोई भी आप लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी ले लें, आप मराठी ले लें, पंजाबी ले लें, लेकिन कौन सी लेंगे, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं। दूसरी जो भाषा है वो अंग्रेजी होती है। ये दोनों पेपर भाषा के होते हैं, लैंग्वेज के हमें क्वालिफाई करने होते हैं, क्योंकि अगर आप भाषा के बारे में नहीं जानेंगे तो प्रशासन में काम कैसे कर पाएंगे, इसलिए भाषा का आपको अनुभव होना चाहिए। तो एक अंग्रेजी का पेपर कंपलसरी होता है और एक कोई भारतीय भाषा आपको लेनी होती है, वो आप कोई भी भाषा ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सामान्य अध्ययन में, सबसे पहले एक पेपर होता है निबंध। अब निबंध में क्या होता है कि विभिन्न टॉपिक होते हैं, विभिन्न मुद्दों पर निबंध आते हैं, उनको आपको लिखना होता है। ये एसए का पेपर होता है। इसके अलावा 4 पेपर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं GS1, GS2, GS3 या GS4 या सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र। तो ये निबंध भी 250 नंबर का है। 250 नंबर का आपका GS1 है, 250 नंबर का GS2 है, 250 नंबर का GS3 है और 250 नंबर का ही GS4 है। तो इनके आप अगर मार्किंग करें तो ये हो जाते हैं 1250 नंबर, 4 पेपर आपके GS के और एक आपका एसए का या निबंध का। इसके अलावा आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है, आप कोई भी ले सकते हैं, समाजशास्त्र ले लें, लोक प्रशासन ले लें, राजनीति विज्ञान ले लें, इतिहास ले लें, मनोविज्ञान है, ठीक है, ऐसे बहुत फिलॉसफी या दर्शन है। इन जो वैकल्पिक विषय आप लेते हैं उस विषय के 2 पेपर होते हैं, मतलब पेपर का पार्ट 1, जैसे आपने उदाहरण के लिए कहता हूँ कि आपने लोक प्रशासन सब्जेक्ट लिया, चूज़ किया। अब इस लोक प्रशासन जो पूरा पेपर होगा ये 500 अंक का होगा, लेकिन ये 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 250 नंबर का होगा और पार्ट बी भी 250 नंबर का होगा। कुल मिला लें दोनों को तो 500 अंक का ये वैकल्पिक विषय होता है। ये अनिवार्य विषय होते हैं जो सभी लोगों को देने होंगे, ठीक है, ये भी अनिवार्य होंगे। यहाँ पर एक चॉइस रहती है कि आप भारतीय भाषा में कोई पंजाबी चूज़ कर सकता है, कोई मराठी चूज़ कर सकता है, कोई हिंदी चूज़ कर सकता है, वो कोई भी भाषा चूज़ कर सकते हैं। अंग्रेजी यहाँ पर कंपलसरी है, यहाँ पर ये GS का कंपलसरी है, यहाँ पर आपके पास विकल्प है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, ठीक है। तो 500 नंबर ये 1250 ये जिस पर हमारी मेरिट बनती है 1750, है ना, 1750 अंक का होता है आपका मेंस या मुख्य परीक्षा का एग्जाम। चलिए इसको आगे देखते हैं। और हमने देखा कि 1750 अंक का कुल हमारा मुख्य परीक्षा का एग्जाम होता है, जिसमें हमने देखा कि 9 पेपर होते हैं, 2 लैंग्वेज के होते हैं, 4 GS के होते हैं, 2 आपके ऑप्शनल जो वैकल्पिक विषय उसके होते हैं और एक निबंध का होता है, ठीक है। रैंकिंग के लिए 2 क्वालिफाइंग पेपर और 7 पेपर, मतलब इसमें टोटल हमने 9 पेपर दिए। रैंकिंग में आप देखेंगे 2 सिर्फ क्वालिफाइंग है और बाकी जो मतलब इनके नंबर क्वालिफाइंग के लिए देखे जाएंगे, इनके मेरिट में नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। नंबर किनके जोड़े जाएंगे, जो मैंने अभी आपको काउंट कराया कि 4 GS के पेपर 250 इंटू 4 मतलब 1000, 250 नंबर का निबंध मतलब 1250 और 500 नंबर का आपका वैकल्पिक विषय तो 1750 नंबर। और इसके अलावा फिर तीसरा चरण होगा इंटरव्यू, उसके नंबर दोनों को मिलाकर फिर मेरिट बनाई जाएगी। अब जब पेपर ए की बात करें हम, पेपर ए तो उम्मीदवार द्वारा चुनी जाने वाली भारतीय भाषाओं में से कोई एक भाषा, जो मैंने आपको बताया कि 22 भाषाओं में से आप कोई भाषा ले सकते हैं। और दूसरा जो है वो अंग्रेजी भाषा है, आपको वो कंपलसरी पास करनी होती है, क्वालिफाई करनी होती है, ठीक है। इसके अलावा निबंध, तो निबंध कई विषयों से संबंधित, वो सामाजिक मुद्दे से हो सकता है, वो पॉलिटिकल मुद्दे से हो सकता है, वो ऐतिहासिक हो सकता है, वो सांस्कृतिक हो सकता है, वो साहित्यिक हो सकता है, वो GS का पार्ट जो होता है वो सारे एस्पेक्ट को कवर करता है, ठीक है, 250 नंबर का। फिर जो GS आपका फर्स्ट होता है उसमें भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व और भारतीय समाज का इतिहास और भूगोल, ये टॉपिक हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं मुख्य परीक्षा में। GS फर्स्ट में मुख्य परीक्षा के ये टॉपिक हैं
जिन्हें हमें पढ़ना होता है। इसके अलावा हम देखें कि जो नेक्स्ट पेपर है जिसे हम बोलते हैं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2, है ना, इसमें शासन, संविधान, राजनीति, सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, है ना, ये सारे टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं, जिसमें आप देखें कि पॉलिटी का ज़्यादा रोल है, मतलब संविधान भी होता है इसमें, आप गवर्नेंस भी होती है इसमें, सोशल जस्टिस भी होती है, ठीक है, आपका IR या इंटरनेशनल रिलेशन या अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी इसमें शामिल होता है। पेपर 3 है जिसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी हम कहें, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे मामले इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा बात करें पेपर 4 एथिक्स में नैतिकता, अखंडता और आपकी जो इंटीग्रिटी है, एटीट्यूड है, ये सारे तत्व इसमें आते हैं। फिर बात करें हम वैकल्पिक विषय में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे, लोक प्रशासन लेते हैं, आप इतिहास देते हैं, इतिहास लेंगे तो उसका पार्ट 1 और पार्ट 2, लोक प्रशासन लेते हैं तो पार्ट 1 या पार्ट 2 उसका एग्जाम होगा। ये कुछ विषय हैं जो लिस्ट दी गई है, इनमें से आप कोई भी विषय वैकल्पिक के रूप में चूज़ कर सकते हैं, तो इनमें से जो भी विषय आप चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम व्यक्तित्व परीक्षण की या साक्षात्कार की। ये साक्षात्कार होता है 275 का जो इंटरव्यू होता है, जिसमें साक्षात्कार का मतलब कि व्यक्ति से प्रश्न पूछना जो वो पढ़कर नहीं आया है, जिसका हम अंदर से वो कैसा है उसका व्यक्तित्व परीक्षण या उसका व्यक्तित्व कैसा उसका टेस्ट किया जाता है। तो 250 नंबर ए और हमने पढ़ा था 1750 जो है वो आपके मुख्य परीक्षा के, दोनों को अगर हम जोड़ दें 2025 का ये एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स और मेंस। इसमें क्या होगा, इसमें से जो नंबर आपको जो भी नंबर मिलेंगे, है ना, XYZ जो भी नंबर मिलेंगे, इसके आधार पर बनेगी आपकी मेरिट, ठीक है। प्रीलिम्स के नंबर ऐड नहीं होते हैं, सिर्फ मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के नंबर को जोड़कर आपकी जो है मेरिट बनाई जाती, उस मेरिट के आधार पर फिर सिलेक्शन किया जाता है। अगर हम देखें कि पिछले वर्षों में किस विषय से कितने प्रश्न आए हैं, तो 2019 का पेपर देखें हम, करंट अफेयर से 14, कुल 100 प्रश्न हैं। 100 प्रश्नों को आप जानते हैं प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, और अगर अंकों की बात करें हम तो टोटल 200 नंबर। तो 14 प्रश्न यहाँ से आए हैं, अंकों की बात करें डबल हो जाएगा 28 नंबर। भूगोल की बात करें तो 12 प्रश्न यहाँ से सीधे आए हैं, अर्थव्यवस्था से 13, पर्यावरण से भी 13, पॉलिटी की बात करें तो 12 प्रश्न यहाँ से आए हैं, विज्ञान एवं तकनीक की बात करें 9 प्रश्न आए हैं, इतिहास से 13 प्रश्न और 5 प्रश्न आपके कला और संस्कृति से। ये 2019 में जो प्रश्न जिस विषय से आए हैं उनका एक वर्गीकरण है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रश्न कहाँ से आते हैं, कितने आते हैं। ऐसे ही हम अगर देखें 2020 का, तो 20 में ये प्रश्न अलग अलग विषय से ऐसे आए हैं, करंट अफेयर से 15, भूगोल इतिहास से 18, भारतीय अर्थव्यवस्था से 14, पर्यावरण से 17, राजव्यवस्था से 16, विज्ञान एवं तकनीक से 10 और कला एवं संस्कृति आर्ट एंड कल्चर से 5। नंबर की बात करें तो ये सब क्या हो जाएंगे, डबल, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न क्या है 2 नंबर का है। तो इससे हम ये तय कर सकते हैं कि हाँ कहाँ से कितना वेटेज, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। अब हमारे मन में सवाल रहते हैं कि सर अधिकतम एज क्या होती है एग्ज़ाम देने की। तो अधिकतम उम्र जो है वो जनरल के लिए 32 वर्ष है। सर अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं इसमें, तो सामान्य वर्ग के व्यक्ति के लिए जो अटेम्प्ट हैं उनकी संख्या 6 है। सर पेपर कब होता है या परीक्षा कब होती है, तो सामान्यतः ये जो पेपर होता है मई जून में प्रत्येक वर्ष परीक्षा का आयोजन किया जाता है, पर अभी कोविड के कारण इसमें थोड़े चेंजेस आए हैं, लेकिन सामान्यतः जो पेपर होता है वो मई जून में होता है। सर प्रत्येक वर्ष कितनी सीटें निकलती हैं या कितनी वैकेंसीज होती हैं, तो लगभग 1000 के आसपास
कई बार ये 850 होती हैं, कई बार 900 होती हैं, 1000 के आसपास एवरेज सीटें निकलती हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं जो कॉमन प्रश्न हैं कि सर क्या होता है, कितनी सीटें निकलती हैं, कब पेपर होता है, कितने अटेम्प्ट, ठीक है, और कितनी साल तक। अब इसमें क्या होता है, ओबीसी एसटी एससी के हिसाब से फिर जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, उसका आपको लाभ मिलता है। यहाँ पर भी अटेम्प्ट में भी आपको लाभ मिलता है। अब नेक्स्ट हमारे मन में आता है कि सर हमें पढ़ें कहाँ से, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें राज्य व्यवस्था के लिए आपको NCERT है ना, यहाँ आप 6 से लेकर 12 तक की आपको NCERT पढ़नी है। इसमें भी खास करके आप 9 से 12 पढ़ सकते हैं अगर आपको थोड़ा नॉलेज है, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो 6 से लेके 12 तक। इसके अलावा लक्ष्मीकांत की बुक सभी पढ़ते हैं, तो इसको भी आप साथ में लेके चलें। देखिए, अकेली ये भी काफ़ी नहीं है और अकेली NCERT भी काफ़ी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन क्या होते हैं, अप्लाइड गवर्नेंस से भी आते हैं, पॉलिटी से भी आते हैं, संविधान से भी आते हैं। इसके साथ आपको अब इन दोनों से भी आजकल जो हम क्वेश्चन की प्रकृति देखें वो पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए आपको क्या है, बेयर एक्ट जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सहारा लेना होगा। हालांकि हम पढ़ेंगे, सारे हम कवर आपको कराएंगे। ऐसे ही हम बात करें राज्य व्यवस्था के बाद अर्थव्यवस्था में भी आप 11th 12th NCERT है ना, ये कंपलसरी है NCERT पढ़नी। इसके अलावा एक बुक आती है रमेश सिंह, है ना, इन दोनों को आपको मिलाकर इकोनॉमी यहाँ से कंप्लीट करनी है। ऐसे ही हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में आपको NCERT पढ़नी है 6 से लेके 12 तक। और इसके अलावा आपने सुना होगा कि मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा मिडवल के लिए, और आपकी जो एंसेंट है वो राम शरण शर्मा की जो बुक आती है वो आपको फॉलो करना है, उसको आपको पढ़ना है। NCERT सब में आपको साथ में पढ़ना, साथ में एक NCERT की बुक्स और रेफरेंस बुक। इसके अलावा इतिहास के बाद हम बात करें विज्ञान एवं तकनीक, है ना, पर्यावरण के लिए आप सरकार की जो पर्यावरण मंत्रालय की साइट है उसको फॉलो करें। पेपर आपको पढ़ना ही है, करंट जोड़ना ही है। शंकर IAS की बुक इसमें आप रेफर कर सकते हैं। विज्ञान तकनीक के लिए भी आपको जो हमारी साइट है उसको फॉलो करना है, और जो TMH की बुक आती है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। NCERT सब में कंपलसरी है। करंट के लिए आप डेली जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, द हिंदू पढ़ते हैं, उसका आर्टिकल पढ़िए, है ना, राज्यसभा टीवी को फॉलो कीजिए, लोकसभा टीवी को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो इसके माध्यम से आपके जो करंट अफेयर हैं वो कवर हो जाएंगे, और हमारे द्वारा आपको वीकली करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो जो महत्वपूर्ण जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, और वो आपको मिलता रहेगा। तो ये थे कुछ बेसिक सी जानकारी। अब मैं आपको इसके बारे में क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट जो आपको टीचर पढ़ाएंगे, तो आप सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रश्न कहाँ से आते हैं। जो UPSC है वो प्रश्न की प्रकृति उसके द्वारा पूछी जाती है, वो प्रकृति कैसी है ना, किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो डीपली हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।